अभी हम करेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर ADHD। हमने थोड़ी जानकारी ले ली है ADHD है क्या और कितने टाइप्स का है। तो जब हमने टाइप्स डिस्कस करी तब भी हमने देखा कि अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग तरह के सिम्टम्स अलग अलग सिवियरिटी लेवल पे हमको दिखाई देते हैं। तो इसके जो कॉजेज हैं अगर हम उनको भी समझ लेंगे देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि किन कारणों के कारण ADHD के सिम्पटम बढ़ते घटते हैं या क्यों हो जाते हैं। अब जो किसी भी हम डिसऑर्डर के जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के कॉजेज हम मेनली लेते हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। जेनेटिक मतलब जो जीन से रिलेटेड हैं, तो जीन्स क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आते हैं। तो जो ADHD है इसके जेनेटिक रीजंस हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेरेंट्स में ADHD है तो उनके बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर एक पेरेंट में है तो आप कह सकते हैं कम चांसेस हैं, और अगर दोनों ही पेरेंट्स में हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि जो सिबलिंग्स होते हैं उनके सेम पेरेंट्स होते हैं तो अगर एक इंडिविजुअल में अगर ADHD है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके सिबलिंग्स में भी ADHD होगा। ऐसा श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता लेकिन चांसेस इसके बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम कॉजेस की बात करते हैं या अगर किसी पेशेंट में ADHD डायग्नोज होता है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री और उसके सिबलिंग्स की भी डायग्नोसिस करी जाती है ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके। अगर पेरेंट्स में है और अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो देन डेफिनेटली दे विल बी नोइंग कि उनके बच्चों में ADHD का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स को ADHD के सिम्टम्स बहुत कम होते हैं और जब बच्चों में ADHD डायग्नोज होता है और बच्चों का जब डायग्नोसिस किया जाता है, फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, तब पता चलता है कि पेरेंट्स में भी ADHD है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें जेनेटिक ADHD है लेकिन इन्वायरमेंट के कारण ये जो कारण है वो ज़्यादा उभर आते हैं। अब अगर हम देखें तो क्या अकेला इन्वायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहें हमारे पेरेंट्स में ADHD नहीं था तो अब हम में नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो ADHD के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अब जहाँ तक जेनेटिक्स की बात है इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम रिस्क फैक्टर्स को पहचान लें तो हम कुछ कर सकते हैं जिससे ADHD होने के चांसेस कम हो जाएं, या अगर जो जेनेटिक रीजन से सिम्टम्स होने की आशंका है उनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर से कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए हमको दोनों चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि कॉजेस क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जो कॉजेस हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं वो ADHD को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की। जेनेटिक फैक्टर्स को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा ADHD के किस तरह से वर्क करता है या ब्रेन में किस तरह से एक्टिविटी करता है उसके बारे में हमें थोड़ी सी प्रिलिमिनरी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ADHD में डोपामिन के लेवल्स डिसरेगुलेटेड है, और डोपामिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन में इम्पल्सिस को एक से दूसरी जगह पे भेजते हैं, यानी
जो इंफॉर्मेशंस हैं दे पास फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल इन ब्रेन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं और डोपामिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ये हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और ये ADHD में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डोपामिन लेवल डिसरेगुलेटेड है तो इसकी वजह से और भी कई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है या पार्किंसंस डिजीज़ है या कई सारे और डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है या मूड डिसऑर्डर्स हैं। उनमें भी डोपामिन के जो लेवल्स हैं वो डिसरेगुलेटेड हैं और ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी रेगुलेट करता है। और डोपामिन जो है ये अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी की एक्टिविटी को या न्यूरोट्रांसमिशन को कंडक्ट करने में या उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ये सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। मतलब सेल प्रोलिफिकेशन मतलब नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना, यानी न्यूरॉन्स के नंबर को बढ़ाना, और डिफरेंशिएशन मतलब उनको अलग अलग काम के लिए स्पेशल तरह से डेवलप करना। तो डोपामिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का एक प्रिकर्सर भी है। तो ये तो हो गई हमारी डोपामिन के बारे में बात। और ये डोपामिन लेवल ADHD में डिसरेगुलेटेड हैं। तो अगर डोपामिन के लेवल में डिसरेगुलेशन है देन ADHD के सिम्टम्स बढ़ या घट सकते हैं। तो इसलिए डोपामिन के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे पास आ गई कि डोपामिन किस तरह से ADHD को अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा बेसिक हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि डोपामिन का क्या रोल हो सकता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक रीजंस फॉर ADHD की, यानी वो रीजन जो जीन से संबंधित है। अभी हमने क्या बात करी कि डोपामिन जो है वो ADHD को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे जीन्स हमारी बॉडी में हैं जो कि डोपामिन के रिसेप्टर्स, यानी वो अरेंजमेंट जिस पे डोपामिन रिसीव होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमिशन स्टार्ट हो सके, और डोपामिन के रीअपटेक पंप, दोनों का जो नंबर है ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी के सारे ही जो फंक्शंस हैं वो जीन से रेगुलेट होते हैं। तो अगर किसी जीन में कोई तब्दीली हो जाती है और ऐसे जीन में तब्दीली हो जाती है जो कि नंबर ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स को कंट्रोल करता है या नंबर ऑफ डोपामिन रीअपटेक पंप्स के नंबर को इम्पैक्ट करता है, तो डोपामिन का लेवल आपकी बॉडी में अल्टर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहती हूँ कि आप ये समझ सकें कि ये डोपामिन पंप कैसे वर्क करता है। ये जो सारी जानकारी है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डोपामिन के बारे में आप बड़ा डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली
जो न्यूरल ट्रांसमिशन है या न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में भी मेरी कई सारी वीडियो सीरीज़ हैं, वो आप उससे जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दूँ ताकि जिन्होंने वो नहीं जाना वो उनको थोड़ा समझ आए। जो न्यूरॉन के जो एंड्स हैं ये नर्व एंडिंग्स फॉर्म करते हैं और ये नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के साथ जहां पर जुड़ती हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सिनैप्स। न्यूरॉन्स क्या हैं? आपकी ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, सेंसरी ऑर्गन्स में कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो कि सेंसेस को रिसीव कर सकते हैं और रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट या फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो न्यूरॉन हैं, ये न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। दीज आर नॉट वायर्ड कनेक्शंस। ऐसा नहीं जैसे हम तारों के एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे जुड़े नहीं होते। इनमें क्या है कि जो एंड है एक न्यूरॉन का वो दूसरे न्यूरॉन के बिल्कुल समीप होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। तो वो एरिया जहाँ पर दो न्यूरॉन के नर्व एंडिंग्स एक दूसरे के पास हैं दैट इज कॉल्ड एज द सिनैप्स। और इस पार्ट में देयर आर सर्टेन वेसिकल्स या पैकेट्स आप कह सकते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह पर जानी है तब क्या होता है कि ये जो वेसिकल्स हैं दे कम नियर द एंड और यहाँ पर आके ये वेसिकल टूट जाती है और जिसमें से डोपामिन इज रिलीज्ड इन दिस एरिया, राइट। और ये वाला जो न्यूरॉन है इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं विच आर कॉल्ड एज डोपामिन रिसेप्टर्स, राइट। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं दे आर रिसीव्ड बाय दीज रिसेप्टर्स। और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। इवन डोपामीन के लिए भी अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं। लगभग 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो कि डोपामीन के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये रिसेप्टर्स का नंबर कम है then definitely अगर डोपामिन प्रेजेंट भी है even then it will not be received properly, so that will create a shortage of dopamine। हालांकि डोपामिन का प्रेजेंस है लेकिन क्योंकि रिसेप्टर्स उसको रिसीव नहीं कर सकते, so because of that shortage of or deficiency of dopamine will be created। जब ये रिसेप्टर्स किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं तो उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है इट गोज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। सो दैट मीन्स कि डायरेक्ट कनेक्शन के ना होने पर भी इंफॉर्मेशन इट जंप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ओके, अब अगर डोपामिन यहाँ पर प्रेजेंट है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद ये डोपामिन अगर यहीं पड़ा रहे तो क्या होगा? बॉडी को बार बार डोपामिन प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी और ये रिसेप्टर भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करते हैं आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है इट हैज टू बी टेकन बैक। मतलब ये वाला जो नर्व एंडिंग है इसमें कुछ पंप्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज रीअपटेक पंप। तो डोपामिन के लिए भी कुछ रीअपटेक पंप होते हैं, यानी इंफॉर्मेशन पास होने के बाद ये पंप जो डोपामिन यहाँ पर रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गई थी उसको ये वापस सक कर लेते हैं, दे टेक इट बैक। तो उससे क्या होगा कि डोपामिन विल बी रीसक्ड एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? अगर पंप ज्यादा है तो क्या होगा? अगर रीअपटेक पंप का नंबर ज्यादा होगा
तो जैसे ही डोपामिन रिलीज होगी, दीज पंप्स विल सक इट अप। व्हाट माय पॉइंट? तो उससे भी एक शॉर्टेज ऑफ डोपामिन क्रिएट हो जाता है। यानी डोपामिन की कमी होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा, द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन इज लेस। दूसरा कारण ये हो सकता है कि या तो रिसेप्टर्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, या नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम है, और या जो नंबर ऑफ पंप्स ज़्यादा हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन इज रीसक्ड बैक, और यहाँ पर शॉर्टेज बना रहता है। अब ये जो सारा ही जो काम है, यानी डोपामिन का प्रोडक्शन, डोपामिन के रिसेप्टर और डोपामिन के रीअपटेक पंप, इनका कंट्रोल जीन्स के थ्रू है। तो अगर कोई जीन में अल्ट्रेशन हो गई या कोई जीन म्यूटेट कर गया, सो बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन लेवल विल बी अल्टर्ड। तो ये इसका कारण बनता है जो कि जेनेटिक रीजन बनेगा। यानी अगर कोई कारण हो गया जिसकी वजह से नंबर ऑफ रिसेप्टर्स अल्टर हो गए, या रीअपटेक पंप अल्टर हो गए, या डोपामिन का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसकी वजह से ADHD हो सकता है, राइट। तो ये जो दो कारण है, दीज आर रेगुलेटेड बाय जीन्स। अब डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया कि ये 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का रिसेप्टर हो जो फॉल्टी हो गए हैं, किसी भी तरह का रिसेप्टर में कोई चेंज हो सकता है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स में अल्ट्रेशन आएगा। सिमिलरली रीअपटेक पंप बढ़ गए या घट गए, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो अदर सिम्टम्स दे ऑल्सो विल बी वेरिड। ऐसा देखा गया है कि जो ADHD है, इसमें रीअपटेक पंप बढ़ जाते हैं। तो एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें लगभग जो बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया में जो ADHD के पेशेंट्स हैं, उनमें 30 to 80% मोर रीअपटेक पंप्स आर प्रेजेंट। यानी ADHD के पेशेंट्स में बेसल गैंग्लिया में 30 to 80% रीअपटेक पंप्स आर इंक्रीज्ड। तो इसकी वजह से नेचुरली शॉर्टेजेस क्रिएटेड। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जेनेटिक रीजंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ADHD के सिम्टम्स देखने में नज़र आएंगे। और क्योंकि जेनेटिक रीजन में भी कई तरह के कारण हो सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सिबलिंग में एक जैसे सिम्टम होंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स कि कौन सा कारण ADHD का कारण किस सिम्टम के लिए बनता है। अब बात करते हैं जेनेटिक के सिवाय और कौन से रीजंस हो सकते हैं। Another reason is related to pregnancy and early childhood. ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ये अर्ली प्रेगनेंसी में शुरू हो जाता है, और अर्ली चाइल्डहुड इज द टाइम पीरियड जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। इसलिए ये जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर कोई रीज़न, इन्वायरमेंटल रीज़न या जेनेटिक रीज़न या कोई एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा या कोई डिप्रेशन अगर हो जाता है, देन बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ADHD में डेवलप। जैसे अगर जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, उनमें भी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन नहीं होता, राइट, क्योंकि बेबी प्री मैच्योर बॉर्न हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ADHD में डेवलप। या लो बर्थ वेट है, यानी जन्म के समय बच्चे का वेट बहुत कम है या कमज़ोर है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट मे बी a reason. Another reason may be that there is some trauma or seizure.
कोई और कारण हो गया जिससे पेशेंट को यानी कि इंडिविजुअल द बेबी बॉर्न और द मदर दोनों में से किसी को ट्रॉमा या सीजर्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और कारण हो गया, चोट लग गई, इस तरह का कारण भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि अर्ली चाइल्डहुड के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ इन्फेक्शंस जो हैं दे ऑल्सो कैन बी ए रीजन फॉर ADHD, जैसे स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकल स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन ऑल्सो इट कैन लीड टू ADHD। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अगर ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है तो बॉडी में नॉर्मल है कि उसका एक उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए कोई इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होगा। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके जो प्रोटीन कोट है, यानी इसको किल करने के लिए, इसकी प्रोटीन्स के को तोड़ने के लिए जो एंटी बैक्टीरियल एक्शन बॉडी आपकी करती है इम्यूनिटी के लिए, तो जैसी प्रोटीन इसके कोट में प्रेजेंट है वैसी ही प्रोटीन ब्रेन सेल्स के में प्रेजेंट होती हैं। यानी इस बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कोट है, बैक्टीरिया जो है इनका एक प्रोटीन कोट होता है, तो इस प्रोटीन कोट को तोड़ने के लिए आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी रिएक्शन करेगी और वो जो इम्यूनिटी रिएक्शन है इस प्रोटीन कोट को तोड़ेगा। तो इसमें इस प्रोटीन की जो नेचर है, इसका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन वैसा ही प्रोटीन ब्रेन सेल्स में भी होता है, राइट? तो अगर ये इन्फेक्शन होती है तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है। उस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स का काम क्या है कि वो इस बैक्टीरिया को किल करे, लेकिन इसको किल करने के लिए जो प्रोटीन किल करना चाहते हैं वही प्रोटीन ब्रेन सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि इस इन्फेक्शन से बचाते बचाते ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है दैट कैन लीड टू लॉस इन ब्रेन एक्टिविटीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स घट जाते हैं, हो सकता है ब्रेन साइज में कोई अल्ट्रेशन आ जाए, क्योंकि जो ADHD है इसके पेशेंट में 5 to 10% स्मॉलर साइज ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो सीन। हालांकि ये 5 to 10% जो साइज है ये बहुत ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द टोटल कैपेबिलिटी ऑफ ब्रेन, और क्योंकि ब्रेन में ये कैपेसिटी है कि वो प्लास्टिसिटी होती है, वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक रीज़न बनता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस। सिमिलरली इसके साथ एक और कारण हो सकता है दैट इज टोबैको कंजम्पशन बाय द मदर। अगर स्मोकिंग का चांस है मदर में देन दिस टोबैको कैन ऑल्सो अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ADHD, क्योंकि ये जो है टोबैको जो है ये डोपामिन रीअपटेक पंप्स के नंबर को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर प्रेग्नेंट मदर में स्मोकिंग का जो हैबिट है तो लगभग 8 गुना तक रीअपटेक पंप डोपामिन के बढ़ सकते हैं। So these are some of the reasons which are related to pregnancy and early childhood which can become a reason for ADHD. अब इसके बाद हम एक और कारण लेते हैं that is socio-economic reason.
इसके कई सारे रीजन हैं। आप देखेंगे कि किसी भी एक रीजन को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि ADHD का क्या कारण हो सकता है। थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक, यानी क्या ये किसी सोशल स्ट्राटा में, अमीरों में, गरीबों में, या किसी तरह का मदर चाइल्ड रिलेशनशिप जो है, क्या उसके ऊपर इसका कुछ डिपेंडेंस है कि नहीं। तो ADHD को सोशियो इकोनॉमिक रीजंस के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है, जैसे सिंगल पेरेंट्स। अब मैं अभी बात करूंगी कि ये कैसे रीजन बनता है, फिलहाल पहले आप सुन लीजिए। सिंगल पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन कैन हैव ADHD अगर पेरेंट्स में एंटी सोशल बिहेवियर का कोई हिस्ट्री है, यानी अगर पेरेंट्स में एंटी सोशल बिहेवियर का कोई एपिसोड्स हैं, देन ऑल्सो इट कैन अफेक्ट द चाइल्ड। एंड अदर इज मैटरनल डिप्रेशन, दैट कैन ऑल्सो बिकम ए रीजन फॉर ADHD। क्यों? क्योंकि ADHD एक ब्रेन से काम करने के संबंधित एक डिसऑर्डर है। सिंगल पेरेंट्स क्योंकि बहुत स्ट्रेस जनरेट करता है पेरेंट के ऊपर, और अगर मैटरनल डिप्रेशन है, दैट ऑल्सो इज लीडिंग टू स्ट्रेस ऑन द मदर। और इनकी वजह से बेसिकली जो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन है, दैट बिकम्स फॉल्टी। तो मेनली कारण क्या है इसका, सोशियो इकोनॉमिक रीजन का कारण क्या है कि क्या पेरेंट और बच्चे के बीच में अच्छा सोशल इंटरेक्शन है। तो इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अमीरों में या गरीबों में, राइट। It depends upon parent and child interaction, because during the developmental stage, during the early childhood, mother और child का जो relationship है that is very important। तो अगर ये relationship faulty है, that may be because of being a single parent, may be because of antisocial behavior, or may be because of depression है, mother में depression है, then the parent child relationship will not be proper। So because of that it becomes a reason for ADHD, right? Another reason क्या हो सकता है, there can be some medical reasons also। मैंने पहले भी बात करी थी कि ADHD में मेडिसिन बहुत इम्पैक्टफुल हैं, इनका बहुत रोल आता है। तो कई मेडिसिन ऐसी भी हो सकती हैं जो ADHD के साथ इंटरफियर करती हैं, जैसे ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर की कुछ मेडिसिन हैं जो ADHD के सिम्टम्स को बढ़ा देती हैं। सिमिलरली सेकेंड इज लेड। लेड एक हैवी मेटल है, नॉर्मली हमारी डाइट में नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंट माइक्रोग्राम्स में ये हमारी डाइट में आ जाता है थ्रू फूड या थ्रू अदर रिसोर्सेज। ये जो लेड पॉइजनिंग है ये कई तरह से ब्रेन को इम्पैक्ट करती है। मेंटल डिसऑर्डर्स में या ब्रेन की फंक्शनिंग में लेड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हैवी मेटल होने की वजह से ये बॉडी में ईजिली रिमूव नहीं होता, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू स्टे इन द बॉडी। और ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो लेड है वो कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, या ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज़ द राइट वर्ड, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये जो लेड है ये आता कहाँ से, आमतौर पे फूड में नहीं होता, ये हमारे एनवायरनमेंट में एज ए पोल्यूटेंट प्रेजेंट होता है। जैसे पहले जो व्हीकुलर पेट्रोल था उसमें भी लेड यूज़ होता था एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो अब ये बैन है, अब
पेट्रोल में नहीं होता है, तो उससे लेड पॉइजनिंग के लेवल में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी भी ये पेंट्स में यूज़ होता है, तो आमतौर पे पेंट तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन पेंट आप देखेंगे, पेंट है या आपके घरों में जो वॉल पेंट्स होते हैं वो समय के अनुसार झड़ते रहते हैं, डस्ट के फॉर्म में निकलता रहता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसमें हाथ लगाते हैं और शायद उसको गलती से डस्ट के रूप में इंजेस्ट कर लेते हैं, चाट लेते हैं, या हो सकता है वैसे ही वो जो पेंट है झड़ रहा है तो उसके छोटे छोटे चिप्स या फ्लेक्स हो सकता है बाय डस्ट वो बेबीज उसको इंजेस्ट कर। जैसे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो घुटने के बल, हाथों के बल चलते हैं, तो उनके हाथों में वो डस्ट लगता है, तो दैट ऑल्सो मे बी इंजेस्टेड। सिमिलरली अगर वो गार्डन में प्ले करते हैं, गार्डन सॉइल में हो सकता है, जैसे कई बार हो सकता है किसी ने अपनी दीवारों का पेंट खुरच के डाला हो और वो आपके गार्डन सॉइल में मिल जाए, नहीं? तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे मिट्टी में खेलने से ADHD नहीं होता, क्योंकि अभी मैं मिथ भी करूँगी तो कई बार ऐसा लगता है कि मिट्टी में खेलने से हो जाता है। मिट्टी में खेलने से इस कारण से हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि जो सॉइल है उसमें लेड का परसेंटेज ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। आपका घर ऐसी जगह पे हो सकता है जिसके आसपास पेंट्स की फैक्ट्रीज हैं, हो सकता है आपके घर के आसपास वैसे कोई डंपिंग ग्राउंड है, या किसी ने बाय मिस्टेक डिस्टेम्पर खुरच के या पेंट खुरच के आपके घर के आसपास फेंक दिया है और वो आपके घर की मिट्टी में, गार्डन में मिल गया है। सो दैट कैन बी ए रीज़न, दैट इज हाउ इट कैन बिकम ए कॉज फॉर ADHD। तो ये जो लेड का जो पॉइजनिंग है, सिमिलरली इसका लेड, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया था पोल्यूटेंट्स के ऊपर कि हाउ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रिव्यू कर देती हूँ उसको कि लेड पॉइजनिंग कई बार जो हमारे कैंड फूड होते हैं, जो अब तो अलग तरह के भी कैंस आते हैं, लेकिन कैंड फूड में भी या जहाँ भी टंका लगता है तो टंका भी लेड का लगता है, तो लेड के टांके के से भी लेड घुल घुल के फूड में आ जाता है। सिमिलरली वाटर टैप्स, उसमें प्लम्बिंग में यूज होता है लेड। तो ये भी कुछ कारण होते हैं जिससे लेड पॉइजनिंग हो जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इसका, बच्चों के टॉयज में लेड हो सकता है। पेंट में लेड को इसलिए डाला जाता है क्योंकि लेड मिलाने से पेंट का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो ज़्यादा देर तक टिका रहता है, ज़्यादा आसानी से चिपकता है। तो कई बार बच्चों के जो टॉयज होते हैं उसमें जो पेंट होता है उसमें लेड होता है, तो बच्चे आप देखते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, वो टॉयज को मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा करके उनके पेट में लेड जा सकता है। लेड आमतौर पे 200 माइक्रोग्राम से जो है ये, उससे ज़्यादा इसका पॉइजनिंग वेरी डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं फ्रॉम वीडियो ऑन पोल्यूटेंट्स, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसका है। तो ये लेड जो है ये भी एक तरह से एक फैक्टर है फॉर कॉजिंग ADHD। अब हम बात करते हैं कि डाइट का क्या रोल है ADHD में। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये खाना खाइए इससे ADHD कम हो जाता है, ये खाना ना खाइए इससे ADHD कम हो जाता है, क्योंकि ADHD एक मेजर कंसर्न है पेरेंट्स के लिए। तो इसके बारे में आपको कई तरह के वीडियोस मिलेंगे, कोई कहेगा केला खाइए, कोई कहेगा शुगर नहीं खाइए, कोई कहेगा कैफीन लीजिए, कोई कहेगा नहीं लीजिए। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि डाइट का असल में ADHD में क्या रोल है। हमने अभी क्या बात करी कि डोपामीन ADHD का एक बायोलॉजिकल रीजन है। तो ऐसे कारण जो डोपामीन के लेवल को बढ़ाते या घटाते हैं और डाइट में प्रेजेंट हैं, वो डाइट्स आपके ADHD को कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे विटामिन्स की, जिसमें आता है आपके पास विटामिन B5, B6,
एंड विटामिन डी। ये जो विटामिन हैं, ये विटामिन आपके ADHD को अल्टर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी कई सारी वीडियोस हैं मेरी, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ब्रेन के लिए कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा नहीं है, उसमें विटामिन्स में, मिनरल्स में, सभी के बारे में जानकारी दी है, तो आप उससे भी थोड़ा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सिमिलरली देयर कैन बी सर्टन मिनरल्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन। अब ये जो मिनरल्स हैं ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग ADHD। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है जो प्रोटीन्स के साथ या अमीनो एसिड के साथ संबंधित है, दैट इज फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो आपको डाइट में ही लेने पड़ते हैं, आपकी बॉडी अपने आप से इसको नहीं बना सकती। ट्रिप्टोफैन फिनाइल एलानिन से बनाया जा सकता है और ये कई सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। और फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन ये डोपामीन को बनाने के लिए प्रिकर्सर हैं, यानी हमारी बॉडी में डोपामीन इन प्रिकर्सर्स की हेल्प से बनता है, ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अगर फिनाइल एलानिन की कमी है या ट्रिप्टोफैन की कमी है तो डोपामीन का लेवल घट सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे ये प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दें जिनमें ये अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ फिनाइल एलानिन इज ऑल्सो बैड। ज़्यादा फिनाइल एलानिन भी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है और इससे भी ब्रेन की प्रॉब्लम्स या सीजर्स हो सकता है। इसलिए कोई भी आप अल्ट्रेशन है अपनी डाइट की वो बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें, अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन के तरीके ना अपनाएं, राइट। तो इसलिए जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो ये ज़रूर देखें कि उस वीडियो का सोर्स क्या है, उसने जो वीडियो में जो बातें बोली हैं उसमें उस बोलने वाले का कितना एक्सपर्टाइज है, कितना उसका नॉलेज है, क्योंकि बिना सोचे समझे फिनाइल एलानिन लेना कैन बी बैड फॉर योर बॉडी। ये सही है कि फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन अगर कम है, इसकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, देन डोपामिन लेवल्स विल ड्रॉप। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट जिनमें फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन होता है तो वो आपके डोपामिन लेवल को सही रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो आमतौर पे ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपको सोयाबीन से या मिल्क से, चीज़ से, एग से, इनमें ये अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वहाँ से आपका जो डाइट है वो आपको इम्पैक्ट करता है डोपामिन को और डोपामिन इम्पैक्ट करता है ADHD को। तो ये लिंक है। सिमिलरली कैफीन, अब कैफीन का क्या लिंक है? कैफीन जो कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होती है, तो ADHD में कैफीन का क्या रोल है? इसमें कोई शक नहीं है कि कैफीन जो है ये एक ब्रेन स्टिमुलेंट है। तो कैफीन लेने से या कॉफ़ी पीने से ब्रेन की एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। इट हेल्प्स द ब्रेन टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेस में या कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कैफीन कैन हेल्प, not only for this particular reason, otherwise also caffeine is a stimulant. Similarly, chocolates, they contain sugar as well as they are mood stimulant. तो अगर ADHD में सिम्टम है डिप्रेशन का, देन चॉकलेट्स कैन हेल्प, क्योंकि चॉकलेट्स जो हैं ये मूड बूस्टर है। सिमिलरली शुगर,
इसके ऊपर भी बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हुई हैं। कोई कहता है चीनी खाओ, कोई कह रहा है चीनी मत खाओ। तो शुगर का ADHD में क्या रोल है? शुगर जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्विक एनर्जी का सोर्स है, बड़ी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड से ये ब्रेन में बड़ी जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है। हमने पहले एक बार बात करी थी ब्लड ब्रेन बैरियर की, यानी ब्रेन में हर फूड प्रोडक्ट इतनी आसानी से नहीं जाता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रेन में जा सकते हैं। तो शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन में जा सकता है। अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं, अगर आप नॉर्मली ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी हाई शुगर लेवल के अकस्टम हो जाती है। इसके कारण आपके इंसुलिन लेवल्स में भी अल्ट्रेशन आ जाता है। तो इंसुलिन लेवल के कारण, और क्योंकि बॉडी हायर शुगर लेवल को अकस्टम हो गई है, उसके कारण अगर बॉडी को शुगर नहीं मिलता, देन ADHD सिम्टम्स कैन डेवलप। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। तब खाइए अगर आप उसको अच्छी तरह से बर्न करते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट, शुगर इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आपका बच्चा एक्टिव है और वो शुगर को अच्छी तरह से बर्न कर रहा है, देन मे बी ही कैन टेक अ लिटिल मोर। लेकिन एज इट इज़ कहना कि शुगर जो है ये ADHD को बढ़ा देता है, या ये कहना कि ADHD उन बच्चों को होता है जो ज़्यादा चीनी खाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ए मिथ। लेकिन ये कहना कि शुगर का कोई रोल नहीं है, ये भी गलत है। तो शुगर का रोल क्या है कि शुगर आपके ब्रेन में जाता है, और अगर आपके ब्रेन को ये आदत हो गई है हायर शुगर लेवल की, तो उससे इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होते हैं। इंसुलिन भी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, और शुगर जो है ये आपके ADHD के सिम्टम्स को तब इम्पैक्ट करता है अगर ये बहुत हायर लेवल में बॉडी में जा रहा है और बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही। लेकिन चीनी को दोष नहीं दिया जा सकता कि चीनी ज़्यादा खाता है बच्चा इसलिए उसको ADHD है। तो ये हो गए हमारे डाइट के रीज़न। इसके साथ एक और है, मिथ है शायद, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसके ऊपर भी नेट पे बहुत है, कोई कहता है खाओ, कोई कहता है नहीं खाओ, और बहुत कुछ। क्योंकि बात क्या है कि ये बायोकेमिकल चीज़ें हैं और साथ में मार्केटिंग आ जाती है, तो मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो जो चीज़ बना रहा है वो अपनी उस चीज़ को बेचने की कोशिश कर रहा है। जैसे जब ब्रेन की बात आती है तो बहुत सारे ब्रेन बूस्टर, ब्रेन सप्लीमेंट, ये खाइए इससे मेमोरी बढ़ जाएगी, ये खाइए इससे दिमाग तेज हो जाएगा। तो इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में भी बहुत एडवर्टाइजमेंट है, दैट इट कैन प्रोबेबली लोअर ADHD। लेकिन असल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ADHD को कंट्रोल नहीं करता। किन्हीं बच्चों में इसका फ़ायदा हो सकता है अगर उसकी जनरल जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी स्लो हैं। जैसे मैंने स्लगिश डिसऑर्डर के बारे में भी, स्लगिश ब्रेन टाइप के बारे में भी बात करी थी। तो उन केसेस में हो सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ काम करे, कुछ उसका इम्पैक्ट आए। लेकिन एज इट इज समझना कि फिश ऑयल खाने से या ओमेगा नट्स खाने से या ये ब्रेन बूस्टर लेने से हमारे बच्चे का ADHD ठीक हो जाएगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये कुछ डाइटरी मिथ कह लें, या आप काफ़ी हद तक विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन स्पेसिफिकली ये आपके ADHD को कंट्रोल करता है। इसके बाद एक और हम ले लेते हैं कारण, दैट इज स्ट्रेस। हमने क्या देखा कि ADHD के सिम्टम कई बार लेट एज में नज़र आते हैं।
तो जेनेटिक होंगे तो जेनेटिक तो शुरू से ही जीन्स में प्रेजेंट है, तो फिर लेट एज में क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि जो स्ट्रेस जो है ये भी ADHD के सिम्टम्स को अल्टर कर सकता है और स्ट्रेस हो सकता है लेटर एज में आए। तो कई बार जो ADHD है उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस है ये अनएम्प्लॉयमेंट से भी आ सकता है। तो जो स्ट्रेस के रीज़न है वो इसके ADHD के रीजंस बन जाते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गया। अब ये जो सारे हैं ये स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। बीइंग ए टीचर हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए इसमें कि स्ट्रेस बड़े लोगों में शायद इन कारणों से आता है। बच्चों में एग्जामिनेशन भी स्ट्रेस होता है, इंटरव्यूज भी स्ट्रेस होती हैं और स्कूल इन्वायरमेंट ये भी स्ट्रेस का कारण होता है। तो कई बार क्या होता है कि ADHD के सिम्टम नॉर्मली हमें कब नज़र आते हैं? जब स्कूल इन्वायरमेंट बदलता है। बिकॉज वहाँ पर कारण क्या है? स्कूल कैसे कारण बनता है? क्योंकि दैट बिकम्स ए रीज़न फॉर स्ट्रेस और ये स्ट्रेस रीज़न बनता है ADHD का। तो इसलिए पिछले वीडियोस में भी मैंने बात करी थी कि कई बार हम ये देखते हैं कि ADHD के सिम्टम्स हमें तब नज़र आते हैं जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा घर में होता है तो ही इज़ इन ए वेरी रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट। जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका इन्वायरमेंट बदलता है। सो समहाउ दैट मे बी कॉजिंग ए स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर हिम। सिमिलरली जब बच्चा किंडरगार्टन में होता है ही हैज़ टू मेक एडजस्टमेंट विद वन टीचर। फिर जब वो प्राइमरी सेक्शन में शिफ्ट हो जाता है देन ही हैज़ टू इंटरेक्ट विद मैनी सब्जेक्ट्स, मैनी टीचर्स, दैट मे बिकम ए रीज़न फॉर स्ट्रेस। जब हायर स्कूल में जाता है देन ऑल्सो देयर इज स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, एनवायरमेंट, सोशल प्रेशर, इस तरह के भी स्ट्रेस के रीजंस हो जाते हैं। जब वो बच्चा यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तब उसकी जो सारी स्कैफोल्डिंग हो रखी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बच्चे को, मदर्स हैं, वो ADHD के बहुत सारे सिम्टम्स को मास्क कर देती हैं। कैसे? बच्चा खुद से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। जैसे ADHD का सिम्टम है, बच्चा अपने जो अपना डेली वर्क है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, प्लान नहीं कर पाता। तो आमतौर पे जो फैमिली है वो उसको सपोर्ट कर देती है। हाँ, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी उसको सपोर्ट दे देते हैं कि बच्चा नहीं कर पा रहा तो घर के लोग कर देते हैं। बच्चा प्लान नहीं कर पा रहा, बच्चा अपने बैग को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, बच्चे अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, तो मदर्स उसको हेल्प कर देती हैं। जब बच्चे स्कूल्स में जाते हैं देयर ऑल्सो स्कैफोल्डिंग इज देयर बिकॉज टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। पीयर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जो काफ़ी हद तक जो इंडिविजुअल है अगर उसमें ADHD के सिम्टम हैं भी तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सिम्टम डिस्टर्बिंग नहीं बनते और उससे इंडिविजुअल को ये पता ही नहीं चल पाता कि उसको किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। जब ये स्कैफोल्डिंग हटती है, जब ये सपोर्ट सिस्टम हटता है ड्यू टू सम रीज़न, हो सकता है कोई इंडिविजुअल किसी और इंडिविजुअल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गया है बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज गिविंग हिम ए लॉट ऑफ सपोर्ट। हो सकता है वो आपकी मदर हो सकता है वो आपका स्पाउस हो। लेकिन जब वो स्कैफोल्डिंग हटता है, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहता, किसी भी कारण से, हो सकता है आप उससे किसी वजह से दूर मूव कर जाते हैं, जैसे बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं या अब जॉब की वजह से दूसरी जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है और वो बंदा
उस इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तब ये स्कैफोल्डिंग भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाती है। तो उसकी वजह से भी ADHD के सिम्टम उभर के आ जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ADHD एक कारण बन जाता है और ये आपके लिए रिस्क क्रिएट करता है। अब बेसिकली हमें क्या देखना है, जेनेटिक रीज़न को तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम ये रिस्क फैक्टर्स को जान लें तो हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कम करने से भी हम ADHD को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है आपने कि आपने मिथ्स में नहीं जाना। डोंट गो इनटू मिथ, ऐसे नहीं कोई कुछ भी नेट पे पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, सुनी सुनाई बातें, मेरे बच्चे में ये इफेक्टिव है तो तुम्हारे बच्चे में भी ये इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंडिविजुअल के सिम्टम्स अलग हैं, रीजंस अलग हैं। जब तक आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कराएंगे तब तक आपको उसका जवाब नहीं मिल सकता कि ये इसका कारण क्या है। और मिथ क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए। सिर्फ ये सोच लेना कि पता नहीं शुगर खाने से हो जाएगा हमारे बच्चे को, या ये सोचना कि पता नहीं पेरेंटिंग की वजह से हो जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। पेरेंटिंग को बहुत ब्लेम करते हैं, बच्चा प्रॉपरली नहीं बिहेव कर रहा, माँ की गलती है। तो ऐसा हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि कुछ भी बच्चे का बिहेवियर प्रॉपर नहीं है तो फैमिली के ऊपर आता है, आपने अपने बच्चे को बिहेवियर नहीं सिखाया। पेरेंटिंग इज ए मिथ फॉर कंट्रोलिंग ADHD। वैसे भी ये माना जाता है कि पेरेंटिंग का इफेक्ट 5 से 8 साल तक मैक्सिमम है, और आफ्टर 17 ये जो इम्पैक्ट है पेरेंटिंग का, ये कोई इम्पैक्ट नहीं है। बच्चे अपने आप से अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को ब्लेम करना फॉर इल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड और स्पेसिफिकली फॉर ADHD, ये एक मिथ है। पेरेंट इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं? अर्ली चाइल्डहुड में। टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं? स्कूल इन्वायरमेंट बनाने में, स्कूल के करिकुलम को डिज़ाइन करने में, एग्जीक्यूट करने में, अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में, इसमें होते हैं। खराब इन्वायरमेंट से ADHD किसी को हो नहीं जाता। अगर उसमें जेनेटिकली प्रेजेंट है देन इन्वायरमेंट विल बूस्ट इट। सिमिलरली और क्या मिथ है? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है इसमें कि वीडियो गेम्स या टीवी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारा बच्चा सारा दिन टीवी देखता रहता है इसलिए उसको ADHD है। नहीं, टीवी और वीडियो गेम देखने से ADHD नहीं हो जाता। हाँ, जिनको ADHD होता है वो ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं या ज़्यादा टीवी देखते हैं। क्यों देखते हैं? बिकॉज दीज आर मोर एंगेजिंग। और हमने बात करी थी कि ADHD में जो इंडिविजुअल है वो उन चीज़ों को ज़्यादा करता है जो ज़्यादा एंगेजिंग है, जो उसको इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर आपकी बुक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। फिलहाल उसको वीडियो गेम और टीवी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए ही इज एंगेजिंग इन देम। तो मतलब क्या है कि अगर ADHD है तो वीडियो गेम्स ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो गेम ज़्यादा देख रहा है इसलिए उसको ADHD नहीं हो जाएगा। एक और मिथ है, बहुत सारे मिथ हैं ADHD के साथ। एक मिथ क्या है कि एक्सरसाइज रादर ओवर एक्सरसाइज। ये सोचना कि बच्चा बहुत एक्टिव है, ये वैसे ही बहुत दौड़ता भागता है, बहुत ये इसमें एनर्जी बहुत है, तो इसकी ADHD को कंट्रोल करने के लिए इसको एक्सरसाइज कराओ, इसको दौड़ाओ, इसको खेल में डाल दो। He will start enjoying that activity because that is channelizing his energy. एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज डोपामीन के लेवल्स को इम्प्रूव करती है।
लेकिन ये सोचना कि आप बच्चे को चला चला के थका दोगे और उसकी एनर्जी आप फिनिश कर दोगे और इससे उसका ADHD कंट्रोल हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, राइट। सो ये बहुत कॉमन मिथ है। तो बेहतर है कि आप कॉजेज को जानिए, रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करिए और इन मिथ में ना जाइए और सही इंफॉर्मेशन गेन करिए, क्योंकि पेरेंटिंग और टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ADHD को कंट्रोल करने के लिए।